तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक गैलेक्सी आखिर है क्या? ज्यादातर लोग जब रात में आसमान को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बस अनगिनत तारों का एक झुंड है। पर ये तस्वीर मतलब अधूरी है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और शानदार है। ये एक विशाल ग्रेविटी से बंधी हुई सिस्टम है जिसमें तारे, गैस, धूल और वो सबसे रहस्यमय चीज डार्क मैटर, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। और इस स्केल को समझना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे का उदाहरण ले सकते हैं। इसका जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, यानी तारों से भरी हुई स्टेलर डिस्क, वो करीब 20 किलो पारसेक यानी केपीसी चौड़ी है। लेकिन इसके चारों ओर जो डार्क मैटर का हैलो है वो लगभग 300 केपीसी तक फैला हुआ है। एक मिनट, 20 केपीसी के मुकाबले 300 केपीसी? इसका मतलब तो ये हुआ कि गैलेक्सी का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है। आपने बिल्कुल सही समझा। गैलेक्सी का ज्यादातर मास, आप मान लीजिए लगभग 90%, उस डार्क मैटर में है जो अदृश्य है। जो चमकता हुआ हिस्सा हम देखते हैं वो तो बस एक आइसबर्ग का सिरा है। ठीक है, इसे और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर बीएससी फिजिक्स के छात्रों को ध्यान में रखकर की गई है। हम उन स्रोतों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि वैज्ञानिक इन विशाल स्ट्रक्चर्स को कैसे समझते हैं, मतलब उनके अलग अलग हिस्सों से लेकर उनके बनने की पूरी कहानी तक। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हम देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे डिस्क, बल्ज और हैलो मिलकर एक गैलेक्सी को उसका आकार देते हैं, उसका व्यवहार तय करते हैं। ये सिर्फ टुकड़ों को जोड़ने जैसा नहीं है, इन सबके पीछे की फिजिक्स एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए इन हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। जब भी हम किसी स्पाइरल गैलेक्सी की तस्वीर देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है उसकी चपटी घूमती हुई डिस्क। इसके बारे में बताइए। डिस्क किसी भी स्पाइरल गैलेक्सी की कह सकते हैं पहचान है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहीं पर गैलेक्सी की ज्यादातर ठंडी गैस, धूल और सबसे जरूरी नए तारे बनते हैं। अगर हम इसकी चमक को देखें तो इसकी सरफेस ब्राइटनेस केंद्र से बाहर की ओर एक एक्सपोनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से कम होती जाती है। और ये भी कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी लेयर्स हो सकती हैं, जैसे थिन डिस्क और थिक डिस्क। थिन और थिक डिस्क मतलब एक के ऊपर एक, जैसे सैंडविच में होती हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, काफी फर्क है। थिन डिस्क में गैस और धूल ज्यादा होती है और यहीं पर आज भी नए तारे बन रहे हैं, मतलब ये यंग है। वहीं थिक डिस्क पुरानी है, इसमें ज्यादातर पुराने तारे होते हैं और ये वर्टिकली ज्यादा फैली हुई होती है। माना जाता है कि ये गैलेक्सी के शुरुआती ज्यादा उथल-पुथल वाले दौर में बनी थी। ओके, डिस्क तो समझ आ गया, लेकिन तस्वीरों में गैलेक्सी का केंद्र हमेशा बहुत ज्यादा चमकीला और घना दिखता है। वो गोलाकार हिस्सा क्या है? उस घने गोलाकार केंद्रीय हिस्से को बल्ज कहते हैं। और ये भी कई तरह के होते हैं जो गैलेक्सी की कहानी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, क्लासिक बल्ज और सूडो बल्ज। क्लासिक और सूडो, इनमें क्या अंतर है? क्लासिक बल्ज असल में छोटी इलिप्टिकल गैलेक्सीज की तरह होते हैं। इनमें पुराने लाल तारे होते हैं और उनका मोशन काफी रैंडम होता है, जैसे मधुमक्खियों का झुंड। माना जाता है कि ये दूसरी छोटी गैलेक्सी के मर्जर से बनते हैं। वहीं दूसरी तरह सूडो बल्ज डिस्क की अपनी ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटीज की वजह से बनते हैं। गैस धीरे धीरे केंद्र की ओर आती है और वहां तारे बनाती है। इनमें तारों का मोशन डिस्क की तरह ज्यादा ऑर्डरली और घुमावदार होता है। किसी भी गैलेक्सी के लिए बल्ज टू डिस्क रेशियो एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। तो हमारे पास एक डिस्क है, केंद्र में एक बल्ज है और इन सब के चारों ओर एक विशाल अदृश्य हैलो है, जैसा आपने शुरू में बताया था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा लगभग गोलाकार क्षेत्र है जो पूरी गैलेक्सी को घिरे हुए है। और जैसा हमने कहा, इसमें मुख्य रूप से डार्क मैटर होता है। गैलेक्सी का ज्यादातर मास इसी हैलो में छिपा है। हालांकि इसमें कुछ बहुत पुराने मेटल पुअर तारे और ग्लोबुलर क्लस्टर्स भी बिखरे हुए मिलते हैं, जो गैलेक्सी के बनने के शुरुआती दिनों की कहानी बताते हैं। ये तारे गैलेक्सी के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावनी चीज पर। मैंने पढ़ा है कि हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में एक राक्षस छिपा होता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ज्यादातर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। इसका मास हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के मास और गैलेक्सी के बल्ज के मास के बीच एक बहुत ही मजबूत संबंध देखा है, जिसे एम बल्ज रिलेशन कहते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि एक ब्लैक होल जो गैलेक्सी के मुकाबले एक धूल के कण जैसा है, उसका मास पूरे बल्ज के मास से जुड़ा हुआ है? ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या वो एक दूसरे से बात कर रहे थे जब वे बन रहे थे? आपका सवाल बहुत अच्छा है और यही एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल और गैलेक्सी का बल्ज अलग-अलग नहीं बने हैं, वे शायद एक साथ विकसित हुए हैं। इसे को-एवोल्यूशन कहते हैं। जब ब्लैक होल में गैस गिरती है तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है, जो आसपास की गैस को उड़ा देती है और नए तारे बनने से रोकती है। इससे बल्ज का विकास प्रभावित होता है। वहीं गैलेक्सी से मिली गैस ब्लैक होल को बड़ा करती है, तो दोनों की कहानी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। कमाल है। तो हमने बात की डिस्क, बल्ज और ब्लैक होल की, जो एक स्पाइरल गैलेक्सी में होते हैं। लेकिन मैंने कई गैलेक्सी की तस्वीरें देखी हैं जो बस एक धुंधले अंडाकार गोले जैसी दिखती हैं। उनमें कोई डिस्क या आर्म्स नहीं होते। तो क्या गैलेक्सी के अलग-अलग डिजाइन भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इन्हें समझने का सबसे क्लासिक तरीका है एडविन हबल का बनाया हुआ ट्यूनिंग फोक डायग्राम। ये एक विजुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे हबल ने 1926 में गैलेक्सीज को उनके आकार या मॉर्फोलॉजी के आधार पर बांटने के लिए बनाया था। डायग्राम एक ट्यूनिंग फोक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। इसके हैंडल पर कौन सी गैलेक्सीज हैं? हैंडल पर इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं जिन्हें ई से डिनोट करते हैं। ये E0 से E7 तक क्लासिक की जाती हैं। ये चिकनी अंडाकार गैलेक्सीज होती हैं जिनमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं दिखता। इनमें ज्यादातर पुराने तारे होते हैं और गैस धूल भी बहुत कम होती है, इसलिए नए तारे नहीं बन रहे होते। E0 लगभग पूरी तरह गोल होती है और E7 सबसे ज्यादा चपटी दिखती है। ठीक है। और जहां से फोक के दो सिरे निकलते हैं, उस जोड़ पर S0 गैलेक्सीज रखी गई हैं, लेंटिक्युलस। ये क्या है? ये एलिप्टिकल्स और स्पाइरल्स की बीच की कड़ी की तरह हैं। इनमें बल्ज और एक डिस्क तो होता है जैसा स्पाइरल्स में होता है, पर इनमें स्पाइरल आर्म्स नहीं होते हैं और ये भी एलिप्टिकल्स की तरह नए तारे नहीं बना रही होती। कुछ वैज्ञानिक इन्हें रिटायर्ड स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं, जिनकी गैस खत्म हो चुकी है। और फिर फोक के दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक पर स्पाइरल्स और दूसरे पर बार्ड स्पाइरल्स। बिल्कुल सही। ऊपरी ब्रांच पर है रेगुलर स्पाइरल्स, जिन्हें एस से डिनोट करते हैं। इनमें खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स होते हैं जो सीधे बल्ज से निकलते हैं। इन्हें आगे SA, SB, SC में बांटा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आर्म्स कितने कसकर लिपटे हैं और बल्ज कितना बड़ा है। SA में बल्ज बड़ा और आर्म्स टाइट होते हैं, जबकि SC में बल्ज छोटा और आर्म्स बहुत खुले हुए होते हैं। और निचली ब्रांच पर बार्ड स्पाइरल्स हैं, यानी SB टाइप्स। हाँ, ये स्पाइरल्स जैसी ही होती हैं, पर इनके केंद्र में तारों का एक सीधा रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बार कहते हैं। स्पाइरल आर्म्स इसी बार के सिरों से निकलते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे भी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसे SPC टाइप का माना जाता है। तो ये डायग्राम देखकर एक सवाल मन में आता है, और शायद ये एक आम गलतफहमी भी हो। क्या ये एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है? मतलब क्या गैलेक्सी एलिप्टिकल से शुरू होकर समय के साथ स्पाइरल बन जाती हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये एक बहुत आम गलतफहमी भी है। हबल ने खुद साफ किया था कि ये कोई विकास का क्रम नहीं है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर आधारित एक वर्गीकरण है। आज हमारे पास जो सबूत हैं वे असल में इसके ठीक उलट कहानी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सीज अक्सर दो या दो से ज्यादा स्पाइरल गैलेक्सी के मर्जर से बनती हैं। जब दो स्पाइरल गैलेक्सीज टकराती हैं तो उनकी डिस्क तबाह हो जाती है और उनके तारे मिलकर एक बड़ा रैंडम गोला बना लेते हैं। तो अब फिजिक्स पे आते हैं। गैलेक्सी के ये सभी हिस्से, तारे, गैस, डार्क मैटर, एक साथ कैसे टिके रहते हैं और एक सिस्टम की तरह कैसे घूमते हैं? इसका जवाब गैलेक्सी के रोटेशन कर्व में छिपा है। रोटेशन कर्व हमें बताता है कि गैलेक्सी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर तारों के घूमने की गति कैसे बदलती है। ओके, ये तो सीधा साधा लगता है, जैसे हमारे सौरमंडल में होता है। ज्यादातर मास सूरज में है, तो जो ग्रह जितना दूर होता है वो उतना धीरे घूमता है। केपलर के नियम यही बताते हैं। गैलेक्सी में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही उम्मीद थी।
कि केंद्र से दूर जाने पर तारों की गति कम होनी चाहिए। पर इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? चौंकाने वाली बात यह है कि असल में ऐसा होता ही नहीं है। जब वेरा रूबिन जैसी वैज्ञानिकों ने दूर की गैलेक्सी में तारों की गति को मापा तो नतीजे उम्मीद से बिल्कुल उल्टे थे। उन्होंने देखा कि बाहरी इलाकों में तारों की गति कम नहीं होती बल्कि लगभग स्थिर रहती है। इन ग्राफ्स को फ्लैट रोटेशन कर्व्स कहते हैं। मतलब तारे उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें तो उड़कर गैलेक्सी से बाहर चले जाना चाहिए। बिल्कुल, इतनी तेज गति पर उन्हें कोई चीज बांध कर नहीं रख सकती। अगर हम सिर्फ उस ग्रेविटी का हिसाब लगाएं जो हमें दिखने वाले पदार्थ से मिल रही है, ये फ्लैट रोटेशन कर्व तभी संभव हो सकता है जब गैलेक्सी में बहुत सारा अदृश्य द्रव्यमान यानी इनविजिबल मास मौजूद हो, जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा हो। यही डार्क मैटर के अस्तित्व का सबसे मजबूत सबूत है। तो इसका असली मतलब ये निकलता है कि गैलेक्सी में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सारे तारे, सारी गैस, सारी धूल, वो सब मिलकर भी गैलेक्सी को एक साथ रखने के लिए काफी नहीं है। असली गोंद तो डार्क मैटर है। आपने बिल्कुल सही कहा। गैलेक्सी का ढांचा डार्क मैटर ही है। दिखने वाला पदार्थ तो बस उस ढांचे पर सजावट जैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं उन खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स की। क्या ये तारों का कोई स्थायी झुंड है जो एक साथ घूम रहा है? अगर ऐसा है तो गैलेक्सी की घूमने की वजह से इन्हें तो कुछ ही चक्करों में लिपट कर गायब हो जाना चाहिए। इसे वाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं, है ना? हाँ, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। स्पाइरल आर्म्स तारों का कोई स्थायी झुंड नहीं है। अगर वे होते तो वे बहुत पहले ही घुल चुके होते। इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है डेंसिटी वेव थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार स्पाइरल आर्म्स असल में डेंसिटी वेव्स हैं, यानी घनत्व की लहरें जो गैलेक्सी की डिस्क में घूम रही हैं। घनत्व की लहरें, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? आप इसे एक तरह का स्टेलर ट्रैफिक जैम समझ सकते हैं। सोचिए, हाईवे पर एक जगह ट्रैफिक धीमा हो गया है। गाड़ियां उस धीमे हिस्से में आती हैं, कुछ देर रुकती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं। ट्रैफिक जैम वहीं रहता है, पर उसमें मौजूद गाड़ियां बदलती रहती हैं। अच्छा, तो तारे और गैस के बादल गाड़ियों की तरह हैं और स्पाइरल आर्म्स ट्रैफिक जैम की तरह। बिल्कुल, तारे और गैस के बादल इन लहरों से होकर गुजरते हैं। लहर खुद एक अलग गति से घूमती है और तारे एक अलग गति से। जब गैस के बादल इस घने क्षेत्र यानी ट्रैफिक जैम में आते हैं तो वे दब जाते हैं, जिससे नए तारों का जन्म होता है। इसीलिए हमें स्पाइरल आर्म्स में नीले जवान तारे और नेबुला दिखाई देते हैं। फिर तारे और गैस इस लहर से बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से स्पाइरल आर्म्स एक स्थायी फीचर बने रहते हैं। वो तारों की जगह नहीं, बल्कि तारा बनाने वाली जगह है। ये तो कमाल का आइडिया है। अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इतनी विशाल और जटिल गैलेक्सी आखिर बनती कैसे हैं? इसका संबंध कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल से है, जिसे लैम्डा CDM यानी लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार गैलेक्सी अकेले नहीं बनती, वे डार्क मैटर के विशाल हालोस के अंदर बनती हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में पदार्थ पूरी तरह से एक समान नहीं था। जहां डार्क मैटर का घनत्व थोड़ा ज्यादा था, वहां गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसने बड़े बड़े हालो बना लिए। तो पहले डार्क मैटर का एक ढांचा बनता है और फिर उस पर गैलेक्सी एक इमारत की तरह बनती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और ये ढांचा बेतरतीब नहीं है। ब्रह्मांड में पदार्थ एक विशाल कॉस्मिक वेब यानी एक मकड़ी के जाले जैसी संरचना में फैला है। कॉस्मिक वेब, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। यह हमारी कल्पना से भी बड़ा है। हम अरबों प्रकाश वर्ष में फैली एक ब्रह्मांडीय संरचना की बात कर रहे हैं। ज्यादातर ब्रह्मांड लगभग खाली है, जिसे हम वॉइड्स कहते हैं, और सारी गैलेक्सीज इस जाले के धागों यानी फिलामेंट्स पर मोतियों की तरह पिरोई हुई हैं। गैलेक्सी इन फिलामेंट्स के संगम यानी इंटरसेक्शंस पर बनती हैं, जहां डार्क मैटर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और फिर साधारण पदार्थ का क्या होता है, जिसे हम बैरियोनिक मैटर कहते हैं? वो बैरियोनिक मैटर यानी गैस इन डार्क मैटर हैलोस के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में गिरता है। वहां वह ठंडा होता है, संघनित होता है और अंत में तारे बनाना शुरू कर देता है, और यहीं से एक गैलेक्सी का जन्म होता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल है,
इसमें सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, बल्कि सुपरनोवा धमाकों और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से निकलने वाली ऊर्जा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इस ऊर्जा को फीडबैक कहते हैं, जो स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है। तो आज हमने समझा कि गैलेक्सी सिर्फ तारों का समूह नहीं है, बल्कि डिस्क, बल्ज और एक विशाल डार्क मैटर हालो जैसे कई हिस्सों से बनी एक जटिल संरचना है, जिसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। हमने देखा कि कैसे हबल का ट्यूनिंग फोक डायग्राम उन्हें उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करता है, लेकिन ये कोई एवोल्यूशनरी पाथ नहीं है। और हमने ये भी जाना कि कैसे फ्लैट रोटेशन कर्व्स डार्क मैटर के अस्तित्व का सबसे ठोस सबूत देते हैं, और कैसे खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स असल में तारों के ट्रैफिक जैम की तरह काम करते हैं। ये सब वाकई कमाल का है। हमने गैलेक्सी के अंदर की पूरी मशीनरी समझ ली, लेकिन क्या एक गैलेक्सी अपने आप में एक बंद सिस्टम है, या इसका अपने आसपास के ब्रह्मांड से भी कोई लेना देना है? ये एक बेहतरीन सवाल है, जो हमें एक और रोमांचक विचार की ओर ले जाता है। हमने गैलेक्सी के अंदर क्या है इस पर तो बात की, लेकिन एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है गैलेक्सी के आसपास की जगह। आसपास मतलब? इंटरगैलेक्टिक स्पेस, उससे भी करीब। हर बड़ी गैलेक्सी के चारों ओर गर्म फैली हुई गैस का एक विशाल हालो होता है, जिसे सरकम गैलेक्टिक मीडियम या सीजीएम कहते हैं। आप इसे गैलेक्सी का वायुमंडल समझ सकते हैं। ये गैलेक्सी के दिखने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है, और इसमें गैलेक्सी के तारों जितना ही मास हो सकता है। तो ये सीजीएम करता क्या है? यही भविष्य का एक बड़ा सवाल है। हम मानते हैं कि ये गैलेक्सी का फ्यूल टैंक है, जो उसे नए तारे बनाने के लिए ठंडी गैस देता है। ये गैलेक्सी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जो सुपरनोवा से निकली हुई भारी तत्वों वाली गैस को बाहर फेंकता है और फिर धीरे धीरे उसे रिसाइकल करता है। ये सीजीएम गैलेक्सी के विकास को कैसे नियंत्रित करता है? ये एक बहुत ही एक्टिव और डायनामिक जगह है। शायद गैलेक्सी के विकास की पूरी कहानी को समझने की अगली बड़ी चाबी इसी अदृश्य वायुमंडल में छिपी है।